मित्रों नमस्कार। मैंने कि जैसे पहले बताया था आपको कि मैंने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है ऑन माई रडार। उस पे मैं समाज के विभिन्न लोगों से चर्चा करता हूँ, समाज के मुद्दों को उठाने की कोशिश करता हूँ। उसी कड़ी में आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े समाज सेवी, जाट आंदोलन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने वाले यशपाल मलिक से आपको रूबरू कराना चाहता हूं और हम तमाम मुद्दों पे उनसे बात करेंगे। जिस प्रकार से जाट समाज के मुद्दे हैं, जाट महासभा के मुद्दे हैं, खाप पंचायत के मुद्दे हैं, नव युवाओं की शिक्षा के मुद्दे हैं, जाट आरक्षण के मुद्दे हैं, इन तमाम मुद्दों से उनसे रूबरू होंगे और उनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार से उनको तकलीफें आई काम करने में, किस प्रकार से वो आगे बढ़े। आइए रूबरू होते हैं यशपाल मलिक से। मेरे साथ हैं यशपाल मलिक जी, आप इनका स्वागत जी कीजिए। नमस्कार। और फिर नमस्कार। यशपाल जी, हम देख रहे हैं कि आजकल सियासत जिस ओर जा रही है, वहां समाज कहाँ खड़ा हुआ है आज? कहाँ देखते हैं आप? देखिए, सियासत ने, राजनीति ने अपने समाज को जिस हाशिए पे पहुंचा दिया, ये अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। क्योंकि पिछले 25-30 साल में जो राजनीतिक बदलाव, मेनली तो आप 15 साल ही कह सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो राजनीतिक बदलाव हमारे समाज में आया है और जिस तरह से आप 12-13 राज्यों में उस समाज की राजनीतिक हैसियत पे अगर आप जाएंगे तो वो आज माइनस में है। शून्य पे भी नहीं कह सकते हम लोग, शून्य पे भी। क्योंकि हमारी जो पिछली 2 जनरेशन थी हमसे बड़ी, वो नेता डेवलप भी करना जानती थी, नेता को पहचानती भी थी। आजकल तो दोनों ही चीज गुमराह में है। नेता को पहचानना भी बड़ा मुश्किल काम हो गया है और नेता डेवलप करने की तो बात लगभग खत्म हो चुकी। पिछले अगर आप 4 चुनाव देखें, विधानसभा और लोकसभाओं के, कैंडिडेटर जो है किसी भी लोकसभा और विधानसभा में, वो कार्यकर्ता के लिए नहीं है या जो लोग काम करने वाले ग्राउंड वर्क्स पे है, वो उन लोगों के लिए है जो उनके विश्वसनीय है, या पैसा खर्च कर सकते हैं या विश्वसनीय। और जो पैसा खर्च करके राजनीति में आएगा, वो पैसा कमाने के लिए ही आएगा, वेलफेयर के लिए नहीं आएगा। तो इसलिए आज यशपाल जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जैसे आपने भी देखा है, अगर हम 10 साल 12 साल पीछे चले जाएं और हम देश की संसद की ही बात करें, तो करीब आधा दर्जन हमारे समाज के लोग और खासकर किसान की रीढ़ जिसको कहते हैं, जो किसानों की आवाज उठाते थे संसद में, आज उनका कहीं ना कहीं टोटा दिखाई देता है। खेती किसानी की समाज की बात करने वाला व्यक्ति आज क्या आपको लोकसभा में या राज्यसभा में दिखाई देता है? और जो कुछ है भी, उनके मुंह पर टेप लगी हुई है, उनकी क्या मजबूरी है कि वो बोल नहीं पाते हैं? क्या खेती किसानी को इग्नोर कर दिया गया है? आज व्यापारियों का बोलबाला है। इस पे आप क्या सोचते हैं? देखिए, इसमें मेरा ये सोचना है, नंबर्स तो झुके तो है। पिछले 15 साल में नंबर्स नहीं घटे। राज्यसभा लोकसभा में अगर आप नंबर मिलाएंगे, वो झुके तो है। एक गया है तो दूसरी पार्टी से कोई आया है, नंबर्स में कोई कमी नहीं है, लेकिन नेता नहीं है। नेता जो है वो बोलता है। नेता क्यों नहीं है, इसका क्या कारण आप मानते हैं? नेता तो पहले बनाए जा पहले जो नेता डेवलप होते थे, वो बचपन से या जवानी के दिनों से नेता डेवलप होते हैं, लंबे समय तक काम करते हैं और अपने वर्गों के हितों को साधते थे। अगर कोई किसान वर्ग से आया है तो उसकी प्राथमिकता किसान वर्ग है। लेकिन पिछले जो आप लगभग 25 साल 30 साल देखेंगे, 2000 बाद में पूंजीवाद जिस तरह से राजनीति में आया, जैसे हमारी समाज के लोग आज भी बड़े राजनीतिक घरानों के लोग जो बैठे हैं, जिनके बाप मंत्री रह लिए, प्रधानमंत्री रह लिए, अब उनकी समस्याएं हैं कि उनके पास धन बहुत है। और अगर वो एक सरकार की अनचाही बात करेंगे तो वो धन में पकड़े जाएंगे।
पहले नेता को धन की जरूरत नहीं थी। अगर चौधरी चरण सिंह थे तो धन की जरूरत नहीं थी। चुनाव मैं में यशपाल जी लोग एक तो एक मैं यशपाल जी जहां तक मैं माफी चाहता हूं, आपकी बात काट रहा हूं। मैं जहां तक जी समझ रहा हूं कि हमारे जितने पूर्वज नेता थे, चाहे वो चौधरी चरण सिंह हो, चाहे वो देवीलाल हो, चाहे वो राजस्थान के बड़े नेता हो, ये तमाम नेताओं के जो आजकल पीढ़ियां हैं, उनकी तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी जो राजनीति में काबिज है, वो राजनीति में तो काबिज है, लेकिन उस तरीके से काबिज नहीं है जिस प्रकार से चाहे चौधरी चरण सिंह हो और किसी हद तक अजीत सिंह भी हो, या देवीलाल हो, देवीलाल के बाद ओम प्रकाश चौटाला भी हो, जो अपने दम पे और अपने उस पे जोर पे राजनीति करते थे, दबते नहीं थे दूसरे सियासी दलों से। क्या आप ये मान के चलते हैं कि ये जो पीढ़ी आई है कहीं ना कहीं दबाव में है, और उस दबाव का कारण इनके पास जो है धन संपत्ति अधिक होना है? ये कई जगह पे ये भी एक बड़ा फैक्टर है। दूसरा, जैसे आपने चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का जिक्र किया, वहां दूसरी बातें हुई। वहां परिवार का विघटन जिम्मेदार है। अदरवाइज तो 2019 में वो लोग सत्ता में आ सकते थे, और वो आज भी किसान की बात करते हैं, आज भी रोज मंडियों में घूम रहे हैं। वो लोग इस मामले में मजबूती के साथ डटे हुए हैं। जहां तक चौधरी चरण सिंह परिवार की बात है, वहां परिस्थितियां, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, परिस्थितियां विपरीत चली गई है। जो लोग सरकारों का डिसाइड करते थे वो लोग अब सरकारों के हिस्से में हैं। उन्हें एक छोटा हिस्सा है, वो धमक अब नहीं है। मुलायम सिंह जी के जाने के बाद अगर आज आप अखिलेश को भी पकड़ के देखें तो जो धमक मुलायम सिंह में थी वो अखिलेश में कभी नहीं आ सकती, क्योंकि पूंजी का इतना बड़ा साम्राज्य है और चुनाव इतने खर्चों के हो गए हैं। हेलीकॉप्टर से चलना, दुनिया भर के काम, एक एक मीटिंग पे 10-10 करोड़ रुपए खर्च करना। और ये लोग जो पहली पीढ़ी के नेता थे, ये तो मुझे जहां बचपन याद है तो जब चौधरी साहब कहीं जाते थे तो पहले 1-1 रुपए बीघा, 2-2 रुपए बीघा, 5-5 रुपए बीघा चंदा इकट्ठा होता था 10-5 गांव से। और अगर वो पैसे कम रहे तो बड़े चौधरी साहब कहते थे कि देश में आवाज उठानी है, पार्टी को चुनाव लड़वाना है, इसमें और ताकत लगाइए आप। आज तो इतनी ताकत है तीसरी चौथी पीढ़ी के पास कि उसमें जीरो लगाना तो आम किसान भूल ही सकता है। और ये पूरे देश में, चाहे मुलायम सिंह के बच्चे हो, चाहे लालू प्रसाद यादव के बच्चे हो, चाहे कोई भी हो, मतलब जो किसान नेता थे, चाहे शरद पवार हो, आप जब देखेंगे पूरे देश में एक बड़ा हिस्सा आज की तारीख में जो राजनीति है, और कहीं ना कहीं कोई काम धंधे में जो पहली पीढ़ी में हम लोग भी आए हैं, ये तमाम लोग का जो फोकस रहा है वो पैसा ज्यादा रहा है बेमुकाबले उस तरह के लीडर्स। और आप लगाइए कि किसान आंदोलन जब चौधरी चरण सिंह थे, देवीलाल जी थे, तो कहाँ किसान आंदोलन की जरूरत थी? कोई किसान आंदोलन हुआ हो तो मुझे बता दीजिए आप, क्योंकि वो हमारे वकील थे। और वकील जब बैठे थे संसदों में, विधानसभाओं में, जब उनके शिष्य बैठे हुए थे तो उसकी जरूरत नहीं थी। आज तमाम लोग, चाहे हम लोग जाट आरक्षण के लिए आ रहे हो, चाहे लोग किसान यूनियन आप लगाइए, कहाँ 78-9 में एक किसान यूनियन बनी थी कंजावला में एक छोटा केस के चक्कर में, उसके बाद कहाँ आज देश में 800-900 किसान यूनियन है। जाट की लगाएं तो आप लगभग 3-4 हजार जाट सभाएं हैं, उसमें हम भी एक छोटा मोटा काम कर लेते हैं। तो देश में जिस तरह की परिस्थिति और काल जिस तरह का डेवलप हुआ है पिछले 20 साल में, 15 ही मानूंगा इस तरह के काल को, तो ये बिखराव जो आया है वो जाति के रूप में आया, चाहे सामाजिक रूप में आया, चाहे फाइनेंस के रूप में आया, ये सब 2003-4 के बाद की बात है। इसमें ज्यादा लंबा समय भी नहीं हुआ है। अच्छा यशपाल जी, एक सवाल मेरे मन में आया है आपकी बात सुन के, कि आप, जैसे आपने कहा कि किसानों के भी संगठन बने हुए हैं, सैकड़ों हजारों की संख्या में हैं, और जाट समाज के भी बने हुए हैं, और मेरे को बड़ी हंसी भी आती है कई बार कि पीछे लिखा हुआ है जाटों का संगठन, और हम कह रहे हैं कि भाई हमें जो है दूसरी जातियों में भी शादियां करनी चाहिए, हमें सर्वदलीय और सर्व जातीय शादी करनी चाहिए, और पीछे जाट आ रहा है, जाट का नाम लगा के हम बैठे हैं। तो ऐसे आप कैसे कर सकते हैं कि आप जाट संगठन भी चलाएं
और आप ये भी कहें लोगों को कि भाई दूसरी जाति में शादी ब्याह करिए, दूसरी जाति से रिश्ते नाते जोड़िए, और आप खुद जो है मठाधीश बने रहे जाट के, कैसे होगा? कुछ लोग तो क्या है कि कुछ लोगों की मजबूरियां हैं, क्योंकि उनके यहाँ उनकी रिश्तेदारियों में या खुद उन्होंने इंटरकास्ट शादियां कर रखी है। ऐसे बहुत से जाट नेता हो सकते हैं जिनकी इंटरकास्ट शादियां हो रही हो और वो जाट समाज के संगठन भी चलाते हो। लेकिन वर्तमान परिस्थिति जो है, जिस तरह से बच्चे जवान हो रहे, बाहर निकल रहे, पढ़ रहे हैं, तो इस तरह की शादियां तो हो रही है। वो माँ बाप की बस से बाहर की बात है, माँ बाप को भी कंसेंट देना पड़ रहा है उसमें। तो लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप जातीय संगठन चलाते हो, जो आप अपने घर के अंदर तो बैठ के कह सकते हो, 50 आदमी की पंचायत में बैठ के कह सकते हो, लेकिन चैनल पे बैठ के अगर वो इस बात को कहते हैं तो वो उनकी मर्जी है, उसको कोई रोक तो सकता नहीं। क्योंकि आज की तारीख में जिस तरह की बात है, लोग अच्छा कुछ ये खानदानी धंधा भी हो गया भाई, जनरेशन टू जनरेशन चली आ रही, किसान के काम में हो गया, जनरेशन टू जनरेशन चली आ रही, जाट सभा चला रहे, वो 20-20 25-25 साल से वहीं बैठे हुए हैं, उन्हें अपने से योग्य आदमी आज तक नहीं मिल रहा बेचारों को, और कहीं धंधा कर लेते हैं कि भाई आज फला राज्य के मुख्यमंत्री को पकड़ ले आएंगे, अगली बार दूसरे को पकड़ ले आएंगे। तो कुछ लोगों का काम धंधा भी इस तरह से चल रहा है। तो केपी मलिक जी, आपको सब पता है, दिल्ली में बैठे हो, तो जो वो भाषा भी जब काम धंधे से रिलेटेड होगा उसी भाषा को बोल लेगा। तो उस तरह अच्छा कुछ लोग धंधेबाज भी हो गए हैं, किसान यूनियन भी चलाओगे, जाट यूनियन भी चलाओगे, कहीं पिछड़े वाले में भी घुस जाएंगे, कहीं दूसरे में भी घुस जाएंगे, क्योंकि उनको अपने साधन भी ढूंढने, घर बार भी चलाने। तो इस तरह का भी है। ऐसा बहुत से आपको यहाँ साथी मिलेंगे कि आज सुबह किसान यूनियन की मीटिंग में थे, शाम को जाट यूनियन की मीटिंग में थे, और कहेंगे हम तो 36 जात के भी हैं। भाई 36 जात के तो ये जाटों का संगठन, जाटों की भलाई के लिए, इसमें तुम 35 ही एक जाति वाले को घुसा लो। तो ऐसे धंधेबाज हमने भी बहुत देखे हैं। तो इस तरह के धंधे तो ये चलते रहेंगे समाज का। और ये हमारे यहाँ नहीं है। आप लगाओ कोई गुर्जर महासभा में मिलेगा, अगले दिन किसी राजनीतिक दल में बट्टा मिलेगा, गुर्जर महासभा का पदाधिकारी भी वही होगा, कोई राजपूत सभा का प्रभारी भी होगा, फिर अगले दिन किसी पार्टी के मंच पर भी बट्टा मिलेगा। तो ये सब एक, ये कोई ऐसा नहीं कि ये बुराई केवल आपके यहाँ है, ये बुराई सब जगह है। जातीय रिश्तों की पैरवी या विवाह की दूसरी जातियों की पैरवी, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें बहुत सी सत्यता भी है। लेकिन क्योंकि जब आप जाति के मंच पर बैठते हैं तो तब खुलेआम ऐसे ऐलान ना करें, क्योंकि आज भी ये मान्यता है कि भाई कोई राजपूत भी चाहता है कि मेरी लड़की की शादी राजपूत में ही हो, गुजर भी ये चाहता है, क्योंकि जाति एक अटल सत्य है, इसको कोई बुना कह नहीं सकता। अपने से बड़ी जाति में भी आदमी हिच करता है। कोई गुजर कहे कि भाई मैं दूसरी जाति में, वो चाहेगा पहले मेरी जाति में योग्य लड़का मिले, कोई जाट चाहेगा पहले मेरे यहाँ योग्य मिले। और अगर बच्चे ऐसी कोई बात कर भी लेते हैं तो उनका भी बायकाट की या उस तरह की बात करने का कोई औचित्य नहीं है। जीवन उनको गुजारना, अगर किसी से ऐसी कोई गलती कर ली है, माँ बाप भी उसमें मजबूरी में, उनकी मजबूरी है, माँ बाप वो भी कहते हैं कि भाई चलो ठीक है, हो गया है रिश्ता, ठीक हो गया हमारा। बाकी जो संगठन चला रहा उसको सार्वजनिक मंचों पे ये बात नहीं कहनी चाहिए। तो मेरा तो इसमें ये सोचना है। तो इसमें यशपाल जी, आपका सीधा सीधा जो मैं इशारा समझा हूं, आपका कहना ये है कि समाज के नाम पे, जाति के नाम पे कुछ लोग संगठन चला रहे हैं और संगठन के नाम पे वो अपनी दुकानें चला रहे हैं। अगर हम उनसे सवाल कर लें, पूछ लें उनसे कि भाई आप संगठन चला रहे हैं और आपको 3 दशक हो गए, किसी को 4 दशक हो गए, किसी को 2 दशक हो गए, और उससे कुछ हिसाब किताब की बात की जाए कि भाई बताइए आपने पिछले 5 साल में समाज हित में क्या क्या कार्य किए हैं, तो वो बगले झांकने लगते हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए जिस प्रकार से समाज आधुनिक हो रहा है और बच्चे इधर उधर शादी कर ले रहे हैं, ये मजबूरी भी है, लेकिन क्या हम अपने समाज को इस प्रकार का कोई मैसेज दे पा रहे हैं, उसके नफे नुकसान बता पा रहे हैं? ये तो कहीं ना कहीं हमें, हमारी ही कमी है कि हम अपने बच्चों को नहीं बता पा रहे हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है, यशपाल जी आपने उसको जरूर उसका सामना किया होगा, जो हम बात करते हैं खाप पंचायत की या पंचायतों की या गांव पंचायत की, तो शहर में बैठे हुए लोग उसको इस तरह समझते हैं कि जैसे हम किसी अलग खाली उसमें पाकिस्तान के किसी इंटीरियर एरिया में या अफगानिस्तान के ऐसे इंटीरियर एरिया में हम हैं जहां खाप पंचायत अपना हुक्म चला रही है।
तो इस तरह से उसको प्रचारित शहरों में किया जाता है। तो मैं ये भी चाहता हूँ कि पहले तो आप ये संगठन का जो मैंने बताया, जो दुकानें खुली हुई हैं उस पे बताएं, और दूसरा थोड़ा-सा खाप पंचायत पे भी प्रकाश डालें। और अंत में मैं यशपाल जी ये भी सवाल आपसे कर रहा हूँ और बता भी रहा हूँ आपको, चाहे आप कितना भी कहें, हमारे जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो आने वाली जनरेशन है, वो कहीं न कहीं हमारे समाज से, खेती-किसानी से और हमारा जो ग्रामीण परिवेश में जो चीज़ें थी, उससे कहीं न कहीं अनभिज्ञ है और उसके लिए हम सबसे बड़े ज़िम्मेदार हैं। तो मैं चाहता हूँ इन तीनों विषयों पे आप थोड़ा-थोड़ा बताएँ और वो खाप पंचायत वाला जो मामला है, उस पे थोड़ा प्रकाश डालें आप। जी। जब हम किसी शब्द का सिलेक्शन करते हैं तो उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देखते हैं। सामाजिक पंचायत और खाप पंचायतों की जो ब्रांडिंग हुई है वो अलग तरह की हुई है। अगर कल को तमिलनाडु में कोई बात हो जाए और वहां कोई जाति किसी बात को कह दे, कह लें कि वहां भी खाप पंचायत है ना। खाप पंचायत का जो सिस्टम है राजा हर्षवर्धन के टाइम पे पर्टिकुलर जहां तक उनका राज्य था वहीं तक का था, और उसी को बदनाम करने के लिए जब कोई सामाजिक संगठन बनता है तो वो किसी न किसी टाइम पे नेपथ्य में चला जाता है, और लेकिन जब उसकी जरूरत पड़ती है तो वो फिर हरा हो जाता है, वो दूब की तरह है। इसी तरह खाप पंचायतें समय समय पे अलग अलग, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया में एक आदमी आपने चुन रखा, तो जब वो आदमी आपने चुना हुआ है तो उसकी आइडेंटिटी और उसकी पहचान तो है। तो जब भी जैसे किसान आंदोलन है, तो जब ये शुरुआत हुआ तो कंजावले में तो ये खाप पंचायतों के हिसाब से शुरू नहीं था, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये खाप पंचायतों के हिसाब से, जो निरपड़ा गांव पड़ता है वहां से इसकी आंदोलन की शुरुआत हुई। और बाद में ये 84 की इसकी जो करमुखेड़ी की रैली थी उसमें टिकैत साहब को बड़ी खाप का नेता मानते हुए इसका अध्यक्ष बना दिया गया। मेरे विचार से अब तक लगभग सैकड़ों नई खापों का जन्म हुआ गोद के आधार पे, और वो केवल गोद के आधार पे खापे हैं, वो सर्व की भी नहीं कह सकते आप। और आज इस तरह का सिस्टम हो गया है कि कोई 5 गांव वाला भी अपनी अलग खाप बनाए घूमता है। जो सिस्टम पहले था और जो हायरार्की थी खाप में वो खत्म होगी। जैसा आप अपनी मेरी खाप पे टिप्पणी करूंगा तो शायद जुतम पजार नहीं होगी, आप अपनी खाप की लीजिए। एक हमारे यहाँ हायरार्की थी। हायरार्की क्या होती थी कि भाई दादा हमारा हरियाणा में है और बाबा हमारा गठवाड़ा का यूपी में है, और दादा अगर कोई आदेश पारित करेगा तो बाबा भी उस आदेश को मान्यता देगा। और फिर इनके नीचे तपे के प्रधान होते थे, वे तपे के प्रधान भी लायबल टू था कि उसको मानना पड़ेगा तपे का प्रधान अगर, और ये हेरिडिटी में था ये सारी चीजें। लेकिन परिस्थितियां कहां बदल गई, अब बापा कहीं जा रहा, दादा कहीं किसी राजनीतिक पार्टी में जा रहा, उसकी खाप वाला तीसरी में, उसका तपे वाला कहीं तीसरी जगह जा रहा। तो ये भी लगभग आप इसको माने कि दिस हैज बीन पॉलिटिसाइज्ड, और इसका बहुत बड़ा नुकसान राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने किया है, बहुत बड़ा नुकसान किया। जब आपके अंडर में 100 गांव है, 150 गांव है, 1000 गांव है, और आप खाली एक एमएलए के टिकट के लिए घुटने टेक कर रगड़ जाओ, या आप किसी राजनीतिक व्यक्ति के शरण में चले जाओ, तो फिर उसको आप मानना पड़ेगा। वो सामाजिक व्यवस्था आज राजनीतिक लालच में बिखर गई है। तो ज्यादातर मेरे भी हिसाब से यही देखने आया कि हरियाणा में इतने दिन लंबा आंदोलन चला, कोई आंदोलन तोड़ने के लिए किसी खाप का इस्तेमाल किया, या कोई फतवा उस खाप ने जारी नहीं किया। जैसा एक बंटी बबली वाला केस था, उसका मैं टीवी पे भी बताया, वो किसी लोकल लोगों ने मिलजुल के फतवा जारी किया और उसका नाम खाप का दे दिया गया, उसमें लोगों को जेल में भी जाना पड़ा। ऐसे बहुत सी बातें हुई है कि जहां 50 आदमी इकट्ठे होंगे मीडिया कह देगा खाप ने निर्णय ले लिया। बहुत बड़ी तादाद में जाट 70 के बाद छोटी नौकरियों में गया है, बड़ी नौकरियों में कम जाट गया। और जब वो छोटी नौकरियों में गया, हरियाणा में तो आज भी भाइयों का एकता और वो सब चीजें बहुत मजबूत रूप से मैं देखता हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या हुआ कि जमीन के बंटवारे ने और घर के भाइयों के बंटवारे ने सामाजिक संबंध खराब कर दिए। जिसको दादा कहना चाहिए था वो पोता भी दादा को शक की दृष्टि से देखने लगा अलग होने पे। तो वो जो गांव का माहौल बिगड़ा, एकात्म में बिगड़ा, तो वे बच्चे ट्रेंड नहीं हो पा रहे। जो परिवार में ट्रेंड होते थे, जो ताऊ चाचा से ट्रेंड होते थे, जिन पे बाबा हेरवा लुटाता था, दादी हेरवा लुटाती थी, अब वो एकल परिवार भी हमारे लिए बहुत सी जिम्मेदारियां रहा। हालांकि वो राजस्थान में उस तरह की समस्याएं नहीं है, हरियाणा में उस तरह की समस्याएं कम है, लेकिन पश्चिम में ये समस्या बहुत बड़ी आई है। जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, दिल्ली में ये समस्या बहुत बड़ी आई है
कि सामूहिक परिवार जब टूटते हैं तो फिर आदमी निजी सेल्फ में जाता है। और ये जरूरी नहीं मेरा परिवार मेरी वजह से भी टूटा हो सकता है, किसी दूसरे वजह की टूटा हो सकता है। इसमें कोई जरूरी नहीं कि भाई किसी को हम दोष दे दें। ये टोटल ऑल दोष पूंजीवाद का है। पूंजीवाद के चक्कर में अगर मैं गांव में भी जमीन लूंगा, यंग की नौकरी मैं करता ही रहूंगा, यंग का मकान मेरा अपना होगा। तो ये बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जो पूंजीवाद में हम लोगों को बहुत इफेक्ट किए हैं। और जातीय जो विघटन हुआ है दूसरी जातियों के बीच में, उसका भी एक अलग विषय है। वो भी इसीलिए हुआ है कि जो हमारे नेता थे चौधरी चरण सिंह और चौधरी देवीलाल जी, चौधरी छोटराम जी, उस टाइम पे खेती की बार्टर सिस्टम पे हमारी इकोनॉमिक थी। हमारे पास ना ही हमारी दाढ़ी बनाएगा तो उसका साल का इतना फिक्स करना, कमा के हमें देना है। धोबी हमारा ये काम करेगा तो उसको कमा के देना इतना ना। जो कहीं कहीं पे ये स्थिति आती थी कि छोटे किसान से ज्यादा मजदूर के हिस्से में आता था, क्योंकि उसके पास पूरा गांव होता था। तो वाल्मीकि को अगर ये काम करना तो कूड़ा, वो वैसा कूड़ा नहीं उठाता था। वाल्मीकि कभी गांव में टट्टी नहीं उठाई किसी वाल्मीकि ने, शहर में आके उठाई। उसको वो वहां केवल गाय भैंस का गोबर, जिसको हमारी माँ बहन इकट्ठा करती थी, हमारे पिताजी इकट्ठा करते थे, वो केवल उसी को ट्रांसफर करता था। दैट वाज ए लेबर। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको समाज में बहुत जरूरी है काम करने का। ये 3,500 से ज्यादा जाट सभाएं, 35 तो गाजियाबाद में है। अगर ये अपने गांव में इनके पदाधिकारी, इनके केवल पदाधिकारी महीने में एक बार अपने गांव में चले जाए तो सारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक ही दिन में कवर हो जाएगा। इतने पदाधिकारी इनमें। इनसे जाट आरक्षण के नाम पे पूछो, इनसे किसी दूसरी चीज के नाम पे पूछो, हाँ गाड़ी देने में, ब्याह करवाने में, और साथ में किसी नेता के हुक्का भरने में, उसका साजिशों में सब जगह काम आ जाए। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है इस कम्युनिटी का। अच्छा यशपाल जी, एक चीज और आप महसूस करते हैं क्या? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तो इस समस्या से दो चार होता हूँ, समझ भी आती है मुझे कि जो हमारे समाज के लोग, चाहे वो किसान बैकग्राउंड के हों या जाट समाज के लोग हों, जो कहीं अच्छे पदों पे हैं या सर्विस में हैं, जब कहीं आवश्यकता होती है किसी बच्चे की मदद की या किसी ऐसे कोई किसान कहीं किसी मामले में फंसा हुआ है और वो उनके अंडर में मामला है, तो जब कहीं इस तरह की चीज आती है तो कई लोग चाह के भी मदद नहीं कर पाते और कई लोग मदद करना ही नहीं चाहते। और वो जैसे ही रिटायर होते हैं फिर वो गांव में, समाज में मीटिंगें करते फिरते लगते हैं, समाज को आगे बढ़ाएंगे, समाज में ये करेंगे। और फिर हमारे सामने से इस तरह की बातें भी आई हैं कि गांव के लोग फिर उनको इग्नोर करते हैं और उनका कहना ये होता है कि भाई सारा जीवन तो इसने पैसा कमाया और अपने बच्चों को विदेश भेज दिया पढ़ने के लिए, और बढ़िया बंगला गुड़गांव में, नोएडा में, गाजियाबाद में बना लिया और ज्ञान देने हमें गांव में आ गया। क्या आपको भी इस तरह की कुछ चीजें सामने आई हैं, दिखाई दी हैं, और इसमें कुछ सच्चाई है या खाली एक शगुफा है ये? नहीं, मैं तो ये आपका 100% सहमत हूं, लेकिन इसमें कुछ अधिकारियों की भी मजबूरी मैंने देखी। क्योंकि मैं देश के 13 राज्यों में अधिकारियों से, नेताओं से कोई ऐसा नहीं है जो मुझे ये कहता है कि मेरे से नहीं मिला। मैं लगभग सबसे मिला, बहुत से अधिकारियों ने मदद भी की। एक तो हम लोगों में बड़ी इरिटेशन है। अगर कोई मेरा जानकार दरोगा या एसपी मेरे जिले में चला जाए जाट, तो मैं पड़ोसी को धमकाने लगूंगा, साले अब मेरा कुछ बिगाड़ लेना, अब तो अपना ही आ गया। एक तो हमारा व्यावहारिक कंट्रोल होना बहुत जरूरी है अगर किसी आदमी से मदद ले। बल्कि मैंने तो यहां तक देखा कि जो इवन हमारे यहाँ कुर्मी अधिकारी आते हैं, यादव अधिकारी आते हैं, किसान परिवार का महाराष्ट्र का और तमिलनाडु का भी कोई अगर आदमी आता है तो वो हमसे प्यार करता है, मतलब जाति से भी ऊपर उठ के। लेकिन हमारे यहाँ क्या समस्या है कि जिन आदमियों को बैक टू सोसाइटी पे करना था, उनके पास भी सबसे बड़ी समस्या यह है कि मान लिया हमारे कैडर में कोई आईएएस और आईपीएस काम कर रहा, उसको संरक्षण देने वाला कोई आदमी नहीं है। वो 24 घंटे डर में भी जीता है। कुछ उसकी पत्नी का भी हाथ होता है, वो कहती है क्यों गांव वालों के चक्कर में पड़ रहा है, यहाँ चक्कर लगाओगे। यहाँ तो पहले ये भी हुआ, हमारे यहाँ से एक जनरल साहब अब नहीं है हमारे बीच में, उन्हें लोग कहते थे भाई कुत्ता पाल रखा, घर जाते थे नौकरी के लिए। दूसरा, हमारे लोगों को एक गलत फहमी और पैदा कर दी कि अगर हमारा आदमी आईएएस होगा, आईपीएस होगा या कहीं सेक्रेटरी लगा होगा तो वो नौकरी कहने से लग जाएगी, जो सन 80 तक तो पॉसिबल थी, अब पॉसिबल नहीं। सन 80-90 तक पॉसिबल थी कि सिफारिश होता है, आदमी सीधी फौज में भी भर्ती कर लेता था। तो एक आईएएस आईपीएस है, वो फोन कर देगा 10 सिपाही भी भर्ती करवा देगा भर्ती में।
अब जो प्रक्रियाएं आई हैं, जनसंख्या बढ़ी है, तो कुछ चीजों में एक हमारा आदमी चाहता है कि जब मैं जाऊं तो वो पूरी अपने की रेस्पेक्ट करे या ना करे। आप अगर मीणाओं को देखें, आप किसी दूसरी कम्युनिटी को देखें, अगर एक दफ्तर में चपरासी मीना है और वहीं पर आईएएस भी बैठा, तो वो चपरासी आईएएस की तरह डील करेगा दफ्तर में, लेकिन घर जाने के बाद दोनों भाई की तरह डील करेंगे। हम में इस बिहेवियर की भी कमी है। अगर आप गांव में जाओ यशपाल जी, तो गांव का नहीं यशपाल जी, जी ये आपकी बात बिल्कुल सही है। कई ऐसे मीणा अधिकारियों को और कर्मचारियों को भी मैं जानता हूँ। दूसरा ये है क्योंकि उनका एक कारण है कि वो नीचे से उठ के यहाँ तक पहुंचे, इसलिए वो अपने समाज को हाँ आगे बढ़ाने के लिए इस तरह करते हैं। हाँ लेकिन अब मुझे लगता है कि हमारे समाज में भी कम से कम इस तरह की जागृति आई है और बहुत सारे लोग इसमें मदद कर रहे हैं। हम उनको बधाई भी देना चाहेंगे। अब समय भी हो रहा है और मैं अंत में एक सवाल और आपसे जी यशपाल जी पूछना चाहता हूँ, जो बहुत सारे जी जी लोग पूछते भी हैं। जी जिस प्रकार से आपने एक बहुत बड़ा आंदोलन हरियाणा में किया था, वहाँ कई सारे घटनाएं भी हुई, मीडिया में भी वो मामला जी आया, मीडिया में ये भी हुआ कि भाई मीडिया ने बदनाम किया और बाद में वो कोर्ट से सारे लोग बरी भी हुए। अभी रिसेंटली भी कुछ लोग बरी हुए हैं, बहुत बड़ा जी वो जी 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 मैटर बन गया था, आपके ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप भी हुए हैं। तो मैं ये जी चाहता जी हूँ आज एक प्लेटफॉर्म आपको मिला है, तो उसमें आप अपनी जी बातें भी रखें और क्या बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि यशपाल जी का क्या रोल रहा और डिफरेंट डिफरेंट आरोप भी लगाते हैं और आपने कई सारी चीजें वहां शुरू भी किए, छोटू राम धाम भी आपने बनाया, तो उसमें क्या किस तरह की दिक्कतें आई, क्या किस तरह की परेशानियां आई, किस तरह के आरोप प्रत्यारोप मिले, तो मैं चाहता हूं उस पर भी आप एक अपना वक्तव्य रखें जी। देखिए, मैंने जो रिजर्वेशन की मूवमेंट करी जाट सभा के साथ मिलकर शुरू करी 2006 में, लेकिन जब उसका राजनीतिकीकरण होने लगा तो 2010 में मैं अलग से राजनीतिक हमने पूरे देश में, क्योंकि राजनीतिक परिस्थिति हर स्टेट की अलग अलग है। जो दल हरियाणा में है वो यहाँ नहीं, राजस्थान के 2 जिले छुटे हुए थे, मध्य प्रदेश की अलग स्थिति थी, दिल्ली की अलग स्थिति थी। तो 2014 तक जो आरक्षण आंदोलन हुआ उसमें भी 3 शहादत हुई और 2014 में आरक्षण मिल गया। उस टाइम तक कोई नेगेटिव एपिसोड नहीं था, ना कहीं आपने कोई बुराइयां सुनी होगी, ना जाति का तनाव देखा होगा। आरक्षण आंदोलन हुआ, 2-3 बार लंबे रेल आंदोलन चली, जहाजों देके सरकार ने, हेलीकॉप्टर देके हमें 2011 में बुलाया बात करने के लिए और शांतिपूर्वक आंदोलन रहा। लेकिन 2 घटनाएं उसमें भी ऐसी घटी कि जिसमें हमें अपने 2 लोगों की जान गंवानी, 3 लोगों की जान गंवानी पड़ी। लेकिन 2 एक्सीडेंट थे, पुलिस की गोली से थे, एक आदमी नेचुरल डेथ था धरने पे 2012-11। तो लेकिन इसके बाद ये जो 2016 का बड़ा कांड हुआ, प्रधान वहां सत्ता चली गई और जिसकी सत्ता गई उसने साजिशें रचनी शुरू करी, जिसकी सत्ता आई उसने भी साजिशें रचनी शुरू करी। ये बड़ा गजब का काम है। 26 मार्च को प्रधानमंत्री बुलाते हैं और सबको कहते हैं कि हम आरक्षण देंगे, और हरियाणा के आदमी जो वहां खाप पंचायतें थी, जिनका कोई रोल नहीं था 2006 से लेकर 14 तक, वे लोग 11 मई को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हैं कि नहीं हम तो आंदोलन करें, और आंदोलन की शुरुआत कर देते। भाई 2006 से 14 तक तुम लोग इसमें शामिल नहीं थे, खासकर ये देसी बेल्ट का था, रोहतक झज्जर सोनीपत के लोग, क्योंकि वहां सत्ता नहीं की थी। और उन लोगों ने सरकार को 3 अल्टीमेटम दिए। वहां भी मल्टीपल संगठन हो गए थे, हमसे टूट के हवा सिंह सांगवान काम कर रहा था, एक जींद की खापे काम कर रही थी जिसको सुबह सिंह समान हेड कर रहा था, एक अलावत और दलाल खाप लीड कर रही थी जिसको रोहतक झज्जर सोनीपत की तरफ के थे। तीनों ने अपने अलग अलग टाइम दिए। सुबह सिंह समान और उसकी जो जींद की खापे थे उन्होंने टाइम दिया 8 तारीख, और 8 तारीख को टाइम देके उन्होंने 8 से पहले समझौता कर लिया हरियाणा सरकार के साथ। हवा सिंह सांगवान ने दिया 12 तारीख का और 2 दिन रेल रोकी, 14 तारीख का समझौता कर लिया। 14 तारीख को जो रोहतक की खापे थी जिसको लीड कर रहे थे दलाल और ये अलावत खाप, उनका 14 तारीख से आंदोलन शुरू हुआ। इसमें यशपाल मलिक का कोई लेना देना नहीं था, और वो आंदोलन बढ़ते बढ़ते कुछ सरकार की साजिशें और कुछ जो पूर्व राजनीतिक दल था जिसने ये आंदोलन शुरू करा था उसकी साजिशें से ये आंदोलन हिंसा में भटक गया। और हिंसा में भटकने के बाद 22 तारीख को इन लोगों के समझौते हो गए, आंदोलन वापस हो गया।
तो जब ये 22 तारीख के बाद सरकार ने जो समझौते किए थे 22 तारीख को, उसमें 21 को राजनाथ सिंह जी ने यूपी दिल्ली के लोग भी बुलाए थे और हमने सलाह दी थी भाई आंदोलन का मुद्दा ही आंदोलन का नेता होता है, व्यक्ति से इसका कोई लेना देना नहीं होता। फिर ये उसके बाद हमारे पास आए कि भाई आप इस आंदोलन को शांतिपूर्वक चलाओ और मांगे मनवाओ। तो वो चला और जो 20 मार्च का टाइम दिया था वो आंदोलन 8-9 महीने हमने तैयार किया और सरकार ने खुले मन से समझौता हुआ और सरकार ने कुछ मांगे मान ली। बच्चों को नौकरी मिल गई, घायलों को मुआवजा मिल गया, आरक्षण का जो बिल लाई थी वो कोर्ट में अटक गया और कुछ मुकदमे वापस हुए, कुछ नहीं हुए। उस पर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया मुकदमे वापसी पे। उसके बाद आपने जिक्र किया छोटूराम धाम। हमने सोचा कि देश में एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, बाकी जितने इंस्टीट्यूट हमने खोले वो भी हजारों की संख्या में है, लेकिन वे सब सामाजिक काम के नहीं रहे। तो हमने ये छोटूराम धाम इसलिए खोला कि यहाँ देश का आदमी बैठ के सामाजिक काम करेगा और साथ में यहाँ बच्चों की कोचिंग चलती रहेगी। अगर हम इसको स्कूल में कन्वर्ट करेंगे तो फिर ये सारा सरकार के कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन वहां पे भी राजनीतिक लोगों को इसकी जरूरत नहीं महसूस हुई। उन्होंने इसमें 2017 में खोला तो 19 में मेरे पीछे कुछ लोग लगा दिए, फिर 22 में उसका पूरा मैनेजमेंट हमने ट्रांसफर कर दिया। तो अब जब फिर वहां 2-3 आदमी इसी तरह ग्रुप करके कुछ राजनीतिक लोग, कुछ बदमाश और क्रिमिनल का सहारा लेके फिर उस पर कब्जा जमाने का प्रयास कर रहे। ये एक, क्योंकि इसमें जाट की गलती नहीं है, न किसी व्यक्ति की गलती है। राजनीतिक नेता देश में ये नहीं चाहता कि कोई सामाजिक संगठन बाम सेब की तरह का बन जाए, आरएसएस की तरह का बन जाए, जहां लोगों को बैठ कर चर्चा कर सके, बात कर सके। आप जैसे लोग भी वहां लोगों से चर्चा करके कुछ गाइडेंस दे सके। आज आपके पास प्लेटफॉर्म या तो अपना घर है या आपका स्टूडियो है या आपकी कलम है, आपके मैन टू मैन कैसे मिले। जो अधिकारियों की जिनकी मैंने पहले चर्चा की, इन लोगों का हम कैसे सदुपयोग कर सके, ये मेंटर बन सके ऐसी जगह पे, ये लोग किस तरह से समाज के काम आ सके। ये आने वाले 50 साल में क्या घटनाएं घटेगी, अगर आने वाले 100 साल में क्या घटनाएं घटेगी, तो वो बौद्धिक वर्ग कहाँ बैठ सकता है, इसका ये इंतजाम किया था। छोटूराम धाम इसका नाम दिया था, लेकिन ये भी आज की तारीख में गुंडागर्दी और राजनीतिक लोगों के, बदमाशों के चंगुल में फंसता जा रहा है। ये इसकी परिस्थितियां हैं वर्तमान। आपने बहुत अच्छे से विषय रखा और इस सारी बात में से जितना मैं समझा हूं, जो चीज निकल के आई है, हम साफ कह सकते हैं कि सियासी दल, चाहे वो पक्ष में हो चाहे वो विपक्ष में हो, चाहे वो सियासी दल सत्ता में हो या सत्ता के बाहर हो, वो कहीं ना कहीं समाज को प्रभावित करते हैं, समाज को तोड़ने के लिए और अपनी सत्ता की सियासत पे रोटी सेकने के लिए वो लोगों को प्रयोग करते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोग, भोले भाले लोग उसमें फंस जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो कुछ लोग काम करते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, उन्हीं में से एक यशपाल मलिक जी हैं। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप इसी तरह से अपना काम करते रहें और आपने अपना कीमती समय यशपाल मलिक जी दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि इसी प्रकार से लोगों का प्यार हमें मिलता रहेगा और अगली कड़ी में हम एक नई शख्सियत के साथ फिर हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।